बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम बिज़नेस रिटर्न बनाना सीख रहे थे, तो हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया था जिसका हमने सॉल्यूशन निकालना है आईआरएस अकाउंट पर भी और एक्सेल पर भी, जिसमें हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें बेसिक क्या चीज़ें चाहिए। हमें टैक्स रिजीम्स का नॉलेज होना चाहिए और हमें टैक्स रिजीम्स के साथ साथ अकाउंटिंग का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो उसमें सेल आती है, फिर सेल में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सबसे पहले हम सेल निकालेंगे, तो यहाँ पे सेल के हमें फिगर्स दिए गए हैं, इम्पोर्टेड सेल का भी और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की भी सेल जो है उसका भी और एक्सपोर्ट्स का भी दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं टैक्स रिटर्न में। पहले सबसे पहले नेम लिखेंगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल के हम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, तो नॉन सैलरीड पर्सन है, यानी कि बिजनेस रिटर्न है, टैक्स ईयर है और इसके साथ टैक्स पीरियड भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने सेल लिखना है, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेल लिखेंगे। सेल में हमें कौन सा डाटा दिया गया है? इंपोर्टेड गुड्स 20,000 की दी गई हैं, एक्सपोर्ट 50,000 की दी गई हैं। एक्सपोर्ट 50,000। जो दूसरी हैं वो दो हिस्सों में दी गई हैं, एक सप्लाईज़ है, एक अदर है। 1,50,000 है और 75,000 है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग है। इसको ऐड करेंगे तो 2,25,000 बन जाएगा। 1,50,000 और 75,000 2,95,000 की हमारे पास टोटल सेल आ गई है। अब कॉस्ट इसमें से माइनस करनी है। कॉस्ट हम देख लेते हैं। एक हमें कॉस्ट दी गई है टोटल फिगर हमें कॉस्ट का दे दिया गया है और नीचे हमें दिया गया था कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स 15 मिलियन। इम्पोर्टेड गुड्स की कॉस्ट हमें दे दी गई थी, हम माइनस में लिखेंगे इसको 15,000। और हमें टोटल कॉस्ट दे दी गई थी, माइनस में लिखेंगे इसको कॉस्ट, क्योंकि माइनस में लिखते हैं। ये हमें कॉस्ट दे दी गई थी। अब हमें ये दो फिगर नहीं दिए गए, हमें ये दो फिगर निकालने हैं। तो किस तरह निकालेंगे? इसके बेस पे हम निकाल लेंगे। सेल्स के तीनों फिगर दिए गए हैं। हम देखते हैं कि टोटल सेल 2,95,000 है। इंपोर्ट है, ये जो है मिनिमम टैक्स रिजीम है। एक्सपोर्ट फाइनल टैक्स रिजीम है, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है। इसीलिए मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर रिजीम का अलहदा हम करेंगे, फिर इसका टोटल भी देख लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इनकी टैक्स कैलकुलेशंस डिफरेंट होती हैं और सेपरेट, इसलिए इनकी कैलकुलेशंस हमें करनी होती हैं। तो अब हमें इन दो का फिगर निकालना है। टोटल तो हमें दे दिया गया है, किस तरह निकालेंगे? पहले तो हम इन दो का निकालने के लिए ये माइनस कर लेंगे। 2 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे, 1,85,000 बनेगा। 1,85,000 मैंने लिख दिया, यानी कि इन दो में 1,85,000 आना है, तो तभी जाके ये टोटल हमारा 2 लाख होगा। तो एक तो बात ये तय हो गई। बाकी हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट की सेल कितनी है, ये कितने परसेंट है टोटल सेल का। एक्सपोर्ट 50,000 टोटल सेल का कितने परसेंट है? जितने परसेंट होगी कॉस्ट भी हम उतने परसेंट ही इसके निकाल लेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग के देखेंगे टोटल का ये कितने परसेंट है, जितने परसेंट होगी उतने परसेंट हम इसका लेकर उतने परसेंट हम कॉस्ट भी निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इन दो का हम परसेंटेज लेंगे। 50,000 डिवाइडेड बाय 2,75,000। 2,75,000 पे क्यों ले रहा हूँ? 2,95,000 पे क्यों नहीं ले रहा? 2,95,000 है इन तीन का, मुझे इन दो का चाहिए। जब इन दो को जमा करता हूँ तो 2,75,000 बनता है। क्योंकि इन दो का फिगर चाहिए तो इन दो का मैं टोटल करूँगा, इसलिए मैंने 2,75,000 का यहाँ पर टोटल किया। इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 2,75,000, यानी कि 18.18% है ये सेल। तो कॉस्ट भी हम 18.18% निकाल लेंगे, जो रिमेनिंग बच गई है। तो इसका 18.18% निकाल लूँगा। और इस ये देखता हूँ ये क्या है। ये जो सेल है 2,25,000, टोटल सेल का 2,75,000 का कितने परसेंट है? 81.82% है। तो ये मेरे पास आ गई है इन दो का। अब मैं इस कॉस्ट का ये जो 1,85,000 है 18.18% ले लूँगा और फिर 1,85,000 का 81.82% ले लूँगा। इज इक्वल टू ये परसेंटेज ज़रब 1,85,000, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे, ये माइनस में आ गई है। इज इक्वल टू 1,85,000 ज़रब 81.82%, यानी कि ये सेल 81.82% था, तो उसी के लिहाज से हमने उसकी कॉस्ट निकाली है। ये भी 81.82% इसकी कॉस्ट निकाल ली है। बहुत ही आसान है, ये आपको ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास सेल माइनस कॉस्ट आ चुकी है। सेल माइनस कॉस्ट करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का और ये टोटल का। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें के बाद हमने देखा था कि हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस हमने माइनस कर देने हैं। ये हमें टोटल फिगर दे दिए गए हैं, 35,000 हैं, ये हमने माइनस करने हैं। हम अपने इस पर आते हैं। 35,000 मुझे टोटल दे दिए गए हैं, तो ये भी 35,000 माइनस में है, तो इसको मैं माइनस में लिखूँगा। अब
टोटल दिए गए हैं, ना ही इंपोर्ट के बताए गए हैं, ना ही एक्सपोर्ट के और ना ही मैन्युफैक्चरिंग के। सेल हमारे पास मौजूद है, मैं ये देखता हूँ कि ये सेल कितनी हुई है, एक्सपेंस भी उसको उतना ही दे दूंगा जितने परसेंट इसकी सेल होगी। पहले सेल की परसेंटेज मेरे पास आनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं तीनों की परसेंटेज निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे तीनों फिगर नहीं दिए गए। पहले दो नहीं दिए गए थे, दो के मैंने फिगर निकाल लिए। अब तीनों अमाउंट्स मुझे नहीं बताई गई, तो तीनों के फिगर निकालने के लिए सेल की परसेंटेज निकाल लेंगे। 20,000 है, इसका टोटल तीनों का टोटल ये है 2,95,000। ये आ गया 6.78% इम्पोर्ट्स की सेल है, तो हम एक्सपेंस भी 6.78% ही देंगे 35,000 में से। अब हम एक्सपोर्ट्स का देखेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 2,95,000। उसके बाद ये है 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2,95,000। ये तीनों की परसेंटेज आ गई है, तीनों को जमा करेंगे तो ये 100% बन जाएगी। तो इसी तरह हम डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू ये ज़रब 35,000। ये माइनस में आ गया क्योंकि एक्सपेंस भी हमने माइनस करने हैं, तो प्रॉफिट में से ये एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे। इसलिए अब इसका पोर्शन निकालेंगे, ज़रब 35,000 इज इक्वल टू ये ज़रब 35,000। अब इन दोनों को, तीनों को हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर सम में आप देखें 35,000 ही आ रहा है। ये जितनी पोर्शन की सेल थी उतना ही हमने एक्सपेंस डिवाइड कर दिया। अगर हमें दे देते कि एक्सपोर्ट का इतना एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग का इतना, इंपोर्ट्स का इतना, फिर हम वही लिख देते। अच्छा, नेक्स्ट में हमने माइनस करना है बैड डेट्स को। बैड डेट हमने डिस्कस किए थे कि कोई और एक्सपेंसेस हैं इस तरह जो हमारे, तो वो हमने माइनस करने हैं। यहाँ पर बैड डेट हमें बताए गए थे कि एक कस्टमर है, उसने 1 मिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो हमें नहीं मिल सकता है, एक्सपोर्ट हमारी बैड डेट हो गई है, तो वहाँ से हमें पैसे अब नहीं आ सकते। तो मैंने जस्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट का ही बैड डेट करना है। 1 मिलियन है क्योंकि हम 1000 में अमाउंट लिख रहे हैं शॉर्ट करके, और लास्ट के 3 ज़ीरोज़ काउंट नहीं कर रहे, तो हमने वैसे ही लिखनी है। इसके बाद ट्रेडिंग लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ है। अब इसको हमें आरएस अकाउंट में किस तरह पुट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। इसके ट्रेडिंग रिटर्न ऑफ हो गया है, यानी कि ट्रेडिंग रिटर्न ऑफ का मतलब यह है कि गुड्स हमसे लेकर गया है कस्टमर लोकली, तो उसे पैसे नहीं दिए, तो अब हमने उसको राइट ऑफ करना है। वो गुड्स कितने हैं वो भी हम देखते हैं प्रॉब्लम्स में। ट्रेडिंग लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग जो है फॉर मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा हो गया है, 1,00,000 रुपया हमारे पास ये पेंडिंग है, तो इसको हमने राइट ऑफ कर देना है। इसका मैं यहाँ पर टोटल लिखूँगा क्योंकि ये माइनस में लिखना है, माइनस करना है, तो इसको हमने माइनस में लिखना है। अब ट्रेडिंग है, ये टोटल 1,00,000 है, तो 3 ज़ीरोज़ हम नहीं लिखते, लेकिन इसको भी हमने माइनस करना है, ये भी हम राइट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन ये इंपोर्ट्स का नहीं होता, ये जो हम सेल करते हैं ये एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग का होता है, तो लिहाजा हमने इसको इसी हिसाब से डिवाइड कर देना है। दो की हमारे पास रेशो मौजूद है, ऑलरेडी हमने निकाल के रखी हुई है। ये 1000 नहीं है, 1,00,000 है, लास्ट वाली 2 सिफर्स 3 सिफर्स हमने नहीं लिखनी। ये 18 आ गया, ये 2 की हमने परसेंटेज ऑलरेडी निकाल के रखी हुई थी, तो ये हमने कर दिया। अब इसको भी हमने माइनस में करना है क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया, ये माइनस करेंगे तो मज़ीद हमारे पास इनकम आ जाएगी, नेट इनकम इसकी। ये हमारे पास, ये मैंने फार्मूला लगा दिया, इस इनकम में से ये माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से ये तीनों हमने माइनस किए तो ये आ गया। यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट ये नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास आ गया नेट इनकम, ये टोटल में से आ गया नेट इनकम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये बहुत ही अहम है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, ये मैंने रेशोज़ किस तरह निकाली हैं, सेल किस तरह निकाली है, तो यहाँ मैंने नोटिंग भी दे दिया है, नोट 1 आप चेक कर लें। ये नेक्स्ट जो है स्लाइड में मैंने नोट यहाँ पर लिख दिए हैं कि किस तरह हमने कैलकुलेट किया है। अब हम प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। रेंटल इनकम कहाँ पर थी, लास्ट में। मंथली रेंटल इनकम 20,000 है, सालाना निकालने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 20,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 2,40,000 रुपये मेरे पास रेंटल आ गया सालाना, क्योंकि हम सालाना ये बना रहे होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस करना है ये पॉइंट, इसमें है कि जितना भी हमें सिक्योरिटी मिलती है, जैसे कि मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए बता रहा था, सिक्योरिटी को अक्सर कंसल्टेंट कंसीडर नहीं करते, वो भी इनकम का पार्ट होती है। कितना इनकम में पार्ट शामिल करते हैं, उसका 10वां हिस्सा शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1,00,000 आपको सिक्योरिटी मिली है, तो उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 10,000 पार्ट ऑफ योर इनकम होगी, तो 10,000 इनकम में ऐड कर देंगे। तो जब भी आप किसी टैक्स रिटर्न फाइल करने लगें, किसी आपने टैक्स पेयर की, क्लाइंट की, तो उससे पूछा करें कि आपने अनएडजस्टेड एडवांस कितना लिया है। एक तो एडजस्टेड एडवांस होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका टेनेंट होता है, किराएदार होता है, आपको एडवांस देता है और कहता है कि इसको एडजस्ट करते जाइएगा हर महीने रेंट के तौर पर, तो वो तो टैक्सेबल नहीं है। अनएडजस्टेड एडवांस है जो कि आपका टेनेंट कहता है मैं यहाँ पर बैठूँगा, 5 साल बैठूँ, 7 साल बैठूँ, तो लास्ट में मैं आपका
अपनी सिक्योरिटी उठा लूँगा, अनएडजस्टेड एडवांस आपसे ले लूँगा। तो ये जो बेनिफिट ले रहा होता है अनएडजस्टेड एडवांस का मालिक मकान, तो वो उसका 1/10 उसके ऊपर अपनी इनकम में ऐड करेगा, उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। लेकिन मसला ये होता है, यहाँ तक तो बात थी बहुत आसान। मसला ये होता है कि एक बंदा आया है, उसने 1.5 लाख रुपये दिया है, तो और वो चला गया है, फिर नया बंदा आ गया है, उसने पैसे दिए हैं, तो अब किस तरह करें? उस कुछ हमने जो पिछला जो था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्चुअल केस देख लेते हैं। 1 लाख रुपये रिसीव किया, 1,50,000 रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी, अनएडजस्टेड एडवांस 1,50,000 रिसीव्ड एट द टाइम द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट 2 years ago। 2 साल पहले प्रॉपर्टी लेट आउट की थी, 1,50,000 रिसीव किया था HM काशिफ ने। हैज़ दैट टाइम रिफंड 50,000 टू द प्रीवियस टेनेंट, उस वक्त 50,000 प्रीवियस टेनेंट को दे दिया था, जो कि 5 साल रह कर गया था। 1 लाख रुपये दिया था, 5 साल रह कर गया था, तो उसने क्या किया? अपनी सिक्योरिटी वापस ले ली। अब इस 1 लाख में से जो मालिक मकान है 10वां हिस्सा हर साल देता रहा, 5 साल तक तो उसने टैक्स देता रहा। अब नई अमाउंट उसके पास आ गई है, तो अब ये देखना है कि जितनी अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स दे दिया है वो माइनस कर देंगे नए एडवांस में से, जो बच जाएगी उसका 10वां हिस्सा हम देंगे। पुराना एडवांस देखते हैं। पुराना एडवांस था 1 लाख। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ नोट में ही चलते हैं। पुराना एडवांस था 1 लाख, यहाँ पे करते हैं 1 लाख, 1 लाख था, ठीक है। और 1 लाख को 5 साल तक तो टेनेंट जो है, अब मालिक मकान है, उसने टैक्स दिया, हर साल 10वां हिस्सा दिया। इसका एक हिस्सा कितना बनता है? इसको 10 पे डिवाइड करते हैं। ये हर साल यानी कि उसने 10,000 इनकम में अपनी ऐड किया, 5 साल तक ऐड करता रहा, 5 साल तक ऐड करता रहा। तो इसको 5 ईयर्स का निकालना हो तो इसको ज़रा 5 कर देंगे, 5, यानी कि 50,000 अपनी इनकम में ऐड करके मालिक मकान टैक्स दे चुका है। जब वो अपना लाख रुपये वापस ले गया तो 50,000 वो तो पूरा ले गया, 50,000 जो बच गया जिसके ऊपर टैक्स दे चुका है, क्योंकि 10 साल तक टैक्स देना था, अब नया आ गया है तो ये माइनस कर देगा मालिक मकान। तो इसीलिए 50 नया जो आया है 1,50,000 आया है, 50,000 इसमें से माइनस होगा तो बच जाएगा रिमेनिंग 1 लाख। उसको 10 पे डिवाइड करेंगे फिर तो 10,000 रुपये ये बनेगा। तो इस तरह हमने निकालनी है। ये तो प्रीवियस टेनेंट का जो दे दिया था उसको हमने माइनस करना है। नेक्स्ट जो है ये मैं आपको ये बता देता हूँ, 1,50,000 है, ये है, इसमें से ये माइनस करेंगे। 1,50,000 नया जो एडवांस आया है, पिछला जो जिसके ऊपर टैक्स दे चुके हैं वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग ये बच जाएगा। अब इसको आपने 10 सालों में टैक्स पे करना है। 10 सालों में टैक्स पे करना है तो इसको डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँगा, 10 कर दूँगा, इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 10, ये 10,000 आ जाएगा। इसी तरह ये 10,000 अमाउंट निकाली है, तो ये 10,000 इनकम का हिस्सा बन जाएगा। 2,40,000 एनुअल रेंट है, 10,000 ये 2,50,000 आपका टोटल रेंट बन जाएगा, रेंट कैलकुलेटेड फॉर टैक्स, ठीक है। ये अब 2,50,000 हमारे पास रेंट बन गया। अब एक और बात है जो कि हमें जानना ज़रूरी है, इसमें से कोई डिडक्शंस भी है, इसमें से कुछ हमें छूट भी मिलती है, ये सारे के ऊपर टैक्स देना है। FBR कहता है कि रिपेयरिंग के मद में हर साल जब किराएदार बैठता है कुछ ना कुछ उसकी डेप्रिसिएशन भी होती है। रिपेयरिंग के मद में हम 50,000 1/5 इसका यानी कि 20% आपको छूट देते हैं। इसका 2,50,000 का 20% लें या 1/5 लें, 50,000 आता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर पे कर रखा है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपसे उस मकान का अगर रेंट पर दे दें तो प्रॉपर्टी टैक्स लेने आ जाती है। अगर वो पे कर रखा है तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं। क्यों 5,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रखा था, ये टोटल जो छूट होगी 55,000 हो गई। अब 2,50,000 में से 55,000 माइनस करेंगे तो 1,95,000 बनेगा, ये आपका टैक्सेबल होगा रेंट के मद में। 1,95,000 ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है, ये आपका टैक्सेबल होगा। अब मैं 1,95,000 टैक्सेबल कर दूंगा यहाँ पर रेंटल इनकम के मद में। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ जाके मैंने नॉर्मल टैक्स रिजीम वाले कॉलम में 1,95,000 ऐड कर देना है। 3 सिफर्स क्योंकि हम काउंट नहीं कर रहे वो नहीं लिखेंगे, 1,95,000 यहाँ पर हो गया। कैपिटल इनकम, यहाँ पर कैपिटल इनकम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक शेयर्स हैं जो हमने सेल किए हैं, सपोज करते हैं आफ्टर 6 ईयर्स। अगर 6 साल अपने पास शेयर रखें फिर उसको सेल करें, वो प्रॉफिट में अगर सेल होते हैं उसको कैपिटल गेन कहते हैं उस प्रॉफिट को, और वो प्रॉफिट आपका एग्जाम्प्ट होगा अगर 6 साल विद होल्डिंग पीरियड है, 6 साल आपने शेयर्स अपने पास रखे हैं तब, तो ये इनकम आपकी एग्जाम्प्ट होगी। ये एग्जाम्प्ट इनकम हमने माइनस कर देनी है, ये लिखनी ही नहीं है, मतलब कि एग्जाम्प्ट इनकम हमने यहाँ पर लिखी ही नहीं है, कैपिटल एग्जाम्प्ट इनकम है। अगर कोई एग्जाम्प्ट ना होती हम ये भी इसमें ऐड कर देते। हम टोटल अगर इनकम निकालना चाहते हैं तो ये लिख कर इसको फिर माइनस भी कर सकते हैं। तो ये हम टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं तो इसमें हमें ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, एग्जाम्प्ट है, तो इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको पता चले कि ये इनकम है। तो इन बिजनेस इनकम का, प्रॉपर्टी इनकम का और अदर इनकम का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद डिडक्टेबल अलाउंसेस हम माइनस करते हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे पास 2 दिए गए थे, यहाँ पर हम आते हैं, ये वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड और वर्कर वेलफेयर फ़ंड, इन 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ।
ये भी नॉर्मल टैक्स रिजीम का पार्ट है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये डिडक्टेबल अलाउंस है, इसको हम माइनस में लिखेंगे। ये हमारे पास आ चुकी है टैक्सेबल इनकम। अब इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमारा हो चुका है, अब हमने दूसरे पार्ट की तरफ जाना है। अब टैक्सेबल निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने देखा था रिजीम्स थी, रिजीम्स क्यों हमने यहाँ पर कंसिडर किया था, इसी टैक्स की वजह से हमने ये सारी सेपरेशन की थी। इनकम फ्रॉम लोकल सेल्स एंड प्रॉपर्टी, ये हम निकालेंगे, ये तो हमारे पास यही है, ये वाली इनकम है। लेकिन अब हम वो 3 ज़ीरोज़ इसमें ऐड कर देंगे जो हम ऊपर लिखते रहे थे, टोटल की बात करें ताकि हमें टैक्स सही कैलकुलेशन कर सकें। इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया है क्योंकि 3 सिफर्स यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा था। अब इनकम फ्रॉम कमर्शियल इंपोर्ट्स, कमर्शियल इंपोर्ट्स जो है उसको हम एक सूरत में हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था, ये मिनिमम टैक्स रिजीम में आती है। और इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स होता है आप वो टैक्स देखते हैं और बिज़नेस का टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं। बिज़नेस का टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं तो अगर देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर इसके ऊपर कम टैक्स कैलकुलेट हुआ है तो आप क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, मज़ीद टैक्स इसमें पे करते हैं। यानी कि मिनिमम टैक्स रिजीम में ये है कि आपने मिनिमम जो उतना पे करना ही करना है जो कि आपका इंपोर्ट्स के ऊपर कटा है। यहाँ पर नॉर्मल टैक्स रिजीम में अगर आपका ज़्यादा बन जाता है, आपने कैलकुलेट करना है, तो अगर ज़्यादा बन जाता है तब आपने रिमेनिंग पे करना है। अब आपको उसके लिए सिर्फ इस अमाउंट के टैक्स का पता होना चाहिए कि ये कितना टैक्स है, ये 26,27,000 का। फिर आपको पता चलेगा कि इंपोर्ट्स के ऊपर डिडक्ट कितना हो चुका है, फिर आप कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे 0 कर लेते हैं। अभी इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ऐड नहीं करते, हम कहते हैं कि ये जो कटा है ये मिनिमम टैक्स रिजीम में, इसको मैं आगे फर्दर भी नोट 8 में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर अब टैक्स का जो बिज़नेस टेबल है टैक्स का वो अप्लाई करना है। हम बिज़नेस टेबल मैंने यहाँ पर लगा रखा है। यहाँ पर यह है कि अगर आपकी 40 लाख तक इनकम है, यहाँ पर एक सिफर लगाना भूल गए हैं, तो 40 लाख तक आपकी इनकम है तो 40 लाख की इनकम पर आपको 7,65,000 रुपये टैक्स देना होगा। मैं 40 लाख की इनकम के ऊपर 7,65,000 यहाँ पर लिखूँगा। ये तो फिक्स टैक्स है 40 लाख की इनकम तक। अगर इससे ऊपर इनकम जाती है तो उसका आपने 35% लेना है। तो अब ऊपर वाली इनकम के ऊपर हमने 35% लेना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल इनकम है, माइनस कर दूंगा 40 लाख के ऊपर तो हम टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका यहाँ पे लिख चुके हैं। जो रिमेनिंग बच गई है वो हमारे पास अब आ गई है, यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगी। उसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं आपको रिमेनिंग चेक करा लेता हूँ। 38,204,630, यहाँ पर भी मैंने लिखा है 38,204,630। इसका क्या करना है, 35% से मल्टीप्लाई करना है। ये 35% से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। अब इन दोनों का जमा जब करूँगा तो ये टैक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इन दोनों को जमा कर दिया है, ये मेरे पास टोटल टैक्स आ गया है नॉर्मल टैक्स रिजीम का। अब मैंने क्या करना है, जब मेरे पास टोटल टैक्स आ गया है तो मैंने देखना है कि ये टोटल टैक्स कितने परसेंट है अपनी टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम मेरे पास ये है और टैक्स ये है, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, ये आपका टैक्स है डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 कर देंगे मल्टीप्लाई का, ये हमारे पास आ गया। यानी कि 33.495% जो है ये टैक्स निकला है अपनी इनकम का। अब इसका अगर हमें टैक्स चाहिए तो इसका भी हम 33.49% ले लेंगे। इसका मैं यहाँ पर लेता हूँ ज़रब 8,80,000। अब 8,80,000 क्योंकि कम है और जो आपका ये बन रहा है, जो आपका इंपोर्ट के ऊपर टैक्स कटा है वो 6% कटता है। इंपोर्ट आपकी कितनी है, यहाँ से हम देख लेते हैं। इंपोर्ट की जो आपकी कॉस्ट थी वो 15 मिलियन थी, इसका हम देख लेते हैं इज इक्वल टू 15,000 ज़रब 6%। इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होता है वो 6% होता है, 900। अब जो बन रहा है 880 बन रहा है, मिनिमम ये कटा है, इसीलिए हमने मैक्सिमम वाला चार्ज करना है। ये आपने माइंड में रखना है, इसलिए मैंने ये मैक्सिमम वाले अमाउंट ही लिया यहाँ पर। इसका मिनिमम था इसलिए इसको इग्नोर कर दिया है, मैक्सिमम नॉर्मल रेजीम था इसको मैंने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ गई है, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम की टैक्स लायबिलिटी है। अब टोटल टैक्स हमने फाइंड करना है, तो मिनिमम टैक्स रिजीम और ये जो फाइनल टैक्स रिजीम है इस दोनों का टैक्स भी हमें ऐड करना होगा। ये तो अभी हमने इसका टैक्स निकाला है, इन दो का टैक्स ऐड करना होगा तो हमें टोटल टैक्स आएगा। तो हम इन दोनों का ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है ऐड टैक्स अंडर मिनिमम टैक्स रिजीम एंड फाइनल टैक्स रिजीम। यहाँ पर टैक्स ऑन कमर्शियल इंपोर्ट्स 15 मिलियन थी, 6% लेंगे तो ये हमारे पास 9 लाख आ जाएगा। और टैक्स डिविडेंड हमारे पास 1 मिलियन का था, इसके ऊपर रेट 15% ही अप्लाई होता है, इंपोर्ट के ऊपर 6% अप्लाई होता है, तो इसका हम 15% लेंगे, 1,50,000 रुपये आ जाएगा।
और एक्सपोर्ट्स हमारी थी 50 मिलियन की, 1 मिलियन के हमारे जो हैं बैड डेट हो गए थे, तो 49 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी, उसका 1% टैक्स होता है। ये टैक्स रेट आपको याद करने होंगे। तो इसका 1% 4,90,000 रुपये आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो चुका है तीनों का। तो ये जब हम मिनिमम और फाइनल का ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स फॉर दी ईयर आ जाएगा। ये टैक्स हमने पे करना है। अब हमने ये देखना है, ये तो हमने टोटल टैक्स निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने पे कितना कर दिया है इसमें से, वो हमने अब देखना है, वो हम माइनस करेंगे इसमें से। जैसे इंपोर्ट्स का 6% ये ड्यूरिंग द ईयर कट चुका था, तो हमने यहाँ पे लिखा था इंपोर्ट्स का 9 लाख, और इसके बाद डिविडेंड का भी हमने लिखा था 1,50,000। इसके बाद एक्सपोर्ट का भी हमने लिखा था 1% 4,90,000। ये तो हमारे जो डिडक्ट हो चुके हैं वो हमने माइनस कर दिए। और जो लोकल सप्लाईज़ होती हैं इसका आपको पता होना चाहिए, जैसे ही हम सप्लाईज़ करते हैं इनकम टैक्स हम 5.5% काट लेते हैं इनका। तो हमारी लोकल सप्लाईज़ कितनी थी, 1,50,000, यानी कि 150 मिलियन लोकल सप्लाईज़ आपने यहाँ से देख लेनी है। लोकल सप्लाईज़ आपने किस तरह निकालनी है, यहाँ पर एक तो लोकल सप्लाईज़ थी, उसके अंदर ये जो सेल है 2,25,000 आ रही हैं, जबकि मैंने 150 मिलियन ली हुई हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2,25,000 है, इसमें से हमें क्योंकि क्वेश्चन में दो दी गई थी, एक तो सेल दी गई थी सप्लाईज़ की, इसके ऊपर 150 है, इसके ऊपर हमने चार्ज करना है 5.5%, ना कि अदर सप्लाईज़ के ऊपर। तो इस सप्लाईज़ के ऊपर हमने ये चार्ज कर लिया। यहाँ पर अगर आपको समझ ना आए तो मैंने नोटिंग भी दी हुई है और लास्ट में नोट्स में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, रीजंस भी दी हुई हैं कि कौन सी अमाउंट किस तरह ली है। तो यहाँ पर हमने 5.5% लेना है। आपको ये समझ लगे होगी कि हमने इसका क्यों लिया, 150 क्यों लिया, 225 मिलियन की बजाय 150 मिलियन हमने क्यों लिया है। इसका जब हम 5.5% लेंगे तो ये 82,50,000 बन जाएगा। अब ये है टैक्स विदहेल्ड, ये जो ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास ये डिडक्ट हो गया है। टोटल में से इसको अब हम माइनस करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, ये टोटल है हमारे पास, इसको ये माइनस किया तो ये रिमेनिंग आ गया, ये नेट टैक्स पेएबल है। तो इस तरह हमने टैक्स पेएबल निकालना है। अब हम जो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास यही अमाउंट आनी चाहिए। टैक्स रिटर्न आईआरएस अकाउंट पे किस तरह फाइल करेंगे, अगर ये आपको चीज़ें पता नहीं हैं तो आपको कैलकुलेशन का नहीं पता, आईआरएस अकाउंट शायद आपका गलत भी कर रहे हो, आप टैक्स ज़्यादा पे कर सकते हैं। अगर कम पे करेंगे तो नोटिस आ जाएगा, चाहे आईआरएस की भी गलती हो। इसलिए अच्छे कंसल्टेंट से आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें और करवाएं। और अगर आपने खुद करनी है तो सीख लें, हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ्स का कोर्स है जिसमें हम टैक्स लर्निंग सिखाते हैं और उसका प्रॉपर कंटेंट है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं अगर आप ये टैक्स कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 034177637776। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल आईआरएस अकाउंट का करेंगे। इसके साथ ही आप इस मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Be aware with technical information portal. Like, share technical information portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.